What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम वापस आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के आगे के टॉपिक्स और इस चैप्टर को आज हम एंड करेंगे। हम इसको पूरी यूनिट की तरह लेके चल रहे हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चैप्टर 2 आज हमारा एंड हो जाएगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सपोर्ट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश की बॉर्डर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी। लेट अस सपोज ये हमारा इंडिया है, तो ये जो आसपास इसके आजू बाजू ये मैंने बनाया हुआ है, ये क्या है? इसकी बॉर्डर्स है। तो ये हमारी क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है। अब एक नॉर्मल सेंस की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी अगर एक कॉमन बच्चा समझेगा तो बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। बट अगर हम इकोनॉमिक्स के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी को पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कुछ और भी चीजें इंक्लूड की जाती है। जैसे सबसे पहला आता है टेरिटोरियल वाटर्स। जरूरी नहीं है ये वाटर पे ही, जरूरी नहीं है कि ये लैंड पर ही हो, बल्कि ये वाटर के अंदर भी होती है। सर वाटर के अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहां तक होती है? तो बेटा वो होती है 200 नॉटिकल माइल्स तक। जैसे इंडियन ओशन भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। दूसरा आता है एम्बेसीज। दूसरा क्या आता है हमारे पास? एम्बेसी। एम्बेसी की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल कोई इंडियन ऑस्ट्रेलिया घूमने गया है। कहां घूमने गया है बेटा? ऑस्ट्रेलिया घूमने गया है और वहां उसके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है, कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाती है जिसके कारण उसे वहां क्या होती है? प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको वहां कोई प्रॉब्लम होती है। तो हर देश के अंदर हर देश की क्या होती है? एम्बेसी होती है, एक ऑफिस बनाया जाता है, क्योंकि वहां पर उसकी लैंग्वेज कोई नहीं समझता है। तो वो क्या करता है? ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन एम्बेसी में जाता है, उनको अपनी सारी ग्रीवियंसेस बताता है। ग्रीवियंसेस मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम बताता है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसको वापस कहाँ भेज देते हैं? इंडिया भेज देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमारी एम्बेसी है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ऐसे कोई ऑस्ट्रेलियन यदि इंडिया घूमने जाता है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी होती है, और वहां पर क्या किया जाता है? उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और उसको वापस कहां भेजा जाता है? ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। तो इंडिया के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है वो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। फॉर एग्जांपल इंडियन सोल्जर कहां आ गए? ऑस्ट्रेलिया आ गए। कहां पर आ गए बेटा? ऑस्ट्रेलिया आ गए, और यहां पर उनने क्या लगाया है? कैंप लगाया है, या वो प्रैक्टिस करने आए हैं ऑस्ट्रेलियन सोल्जर के साथ। तो यहां पर जितने भी इंडियन सोल्जर ने आके कैंप लगाया है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ऐसे ही अगर ऑस्ट्रेलियन सोल्जर इंडिया में जाके क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कैंप लगाते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। फिशिंग वेसल, मछली पालन करना, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ये जो इंटरनेशनल वाटर होता है, ये जो इंटरनेशनल वाटर होता है, यहां पर पता है रिग्स लगे रहते हैं। रिग्स का मतलब होता है बेटा कंटेनर्स। क्या होता है? कंटेनर्स। रिग्स का मतलब होता है कंटेनर। यहां बड़े बड़े ऑयल के, नेचुरल गैस के क्या रहते हैं? कंटेनर्स होते हैं। तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाते हैं। शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। लेट अस सपोज इंटरनेशनल वाटर में कोई हमारी शिप चल रही है, या कोई एयरक्राफ्ट टू कंट्रीज के बीच में उड़ रहा है। मतलब कोई एयरक्राफ्ट है, कोई फ्लाइट है, जैसे एयर इंडिया की कोई फ्लाइट है, वो जापान और अमेरिका के बीच में उड़ रही है, लेकिन उसका जो मालिक है वो कहां से है? इंडिया से है, और वो चल भी कहां से रही है? इंडिया से चल रही है। तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। ये बात करी हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की, आप इसको नोट कीजिए। अब मैं आता हूं नॉर्मल रेजिडेंट के साथ। अब हम बात करने वाले हैं नॉर्मल रेजिडेंट की, कि नॉर्मल रेजिडेंट होता क्या है। अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन। कोई व्यक्ति हो सकता है, और इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो एक कंट्री के अंदर रहते हैं फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा या 1 साल के लिए किसी कंट्री के अंदर रहते हैं। एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक पहली चीज तो वो कहाँ रिसाइड करना चाहिए? उस कंट्री के अंदर रहने चाहिए। दूसरा अपनी बेसिक एक्टिविटी। सर बेसिक एक्टिविटी क्या होता है? अर्निंग की, स्पेंडिंग की, कंजम्पशन वो कहाँ करे? उसी देश के अंदर करे। तो उसको उस देश का क्या बोल दिया जाता है बेटा? नॉर्मल रेजिडेंट बोल दिया जाता है। अब इसके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड नहीं की जाती, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। लेट अस सपोज ये इंडिया है,
और ये हमारे पास वापस ले लेते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया में कुछ फॉरेन टूरिस्ट आए, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग घूमने के लिए आए, विजिट के लिए आए, तो बेटा क्या वो 1 साल तक रहेंगे? वो 1 साल तक रहेंगे तो वो इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर वो 1 साल से कम समय के लिए रहते तो वो किसके नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के। यहां पर एक और टॉपिक निकल के आता है सर, सिटीजन, तो 2 मिनट बाद में इसको डिस्कस करता हूं। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके जितने भी एम्प्लॉइज है वो किस देश के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे? जिस देश के अंदर उनका हेडक्वार्टर है या जिस देश के अंदर वो रहते हैं। लेकिन यदि वो 1 साल से ज्यादा हमारे देश के अंदर रहते हैं तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। रहते फॉरेन स्टाफ की, फॉरेन स्टाफ जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, तो वहां जितना भी स्टाफ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमारी एम्बेसी होती है, इसके अंदर जितना भी स्टाफ काम कर रहा रहता है उस देश के वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं, जिस देश में एक्चुअली वो क्या करते हैं बेटा? बिलोंग करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे देश में 1 साल से ज्यादा के लिए रहता है तो वो हमारे देश का क्या बन जाता है? रेजिडेंट बन जाता है। सर बार बार आप एक लाइन क्यों बोल रहे हो, पीरियड ऑफ 1 ईयर? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है नॉर्मल रेजिडेंट को पहचानने के लिए। एक इंसान जब नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी देश के अंदर आएगा और वो कितने समय तक रहेगा? 1 साल तक के लिए हमारे पास रहेगा, मतलब हमारे देश के अंदर रहेगा। तीसरा आता है क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स वो होते हैं जैसे फिशिंग वेसल्स वाले होते हैं या बड़े बड़े शिप पे क्रू पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उस केस के अंदर अगर वो 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री के अंदर रहते हैं तो वो उस देश के क्या बन जाते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हैं। अगला पॉइंट आता है बॉर्डर वर्कर्स, और ये बॉर्डर वर्कर जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नेपाल को ध्यान में रखते हुए आया था। जनरली नेपाल की जो बॉर्डर है वो हमारे इंडिया से क्या है? लगी हुई है। जैसे अगर हम बात करें नेपाल की, तो जो नेपाल की बॉर्डर है वो हमारे इंडिया से क्या है बेटा? लगभग लगी हुई है। तो जो वर्कर्स होते हैं वो काम करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ माइग्रेट करते रहते हैं। तो एक्चुअल में बॉर्डर वर्कर्स भी उसी देश के कहलाएंगे जिस देश के अंदर एक्चुअल में वो क्या करते हैं? रहते हैं। लेट अस सपोज 24 में से 18 घंटे भी अगर वो इंडिया में आके काम कर रहे हैं तब भी वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो नेपाल के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। ये तो बात हो गई बेटा नॉर्मल रेजिडेंट की। अब एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, दोनों के बीच का डिफरेंस। सर रेजिडेंटशिप मतलब रेजिडेंट और सिटीजनशिप में क्या अंतर होता है? अगर हम बात करते हैं बेटा रेजिडेंट की, तो रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी देश के अंदर 1 साल से ज्यादा रहता है और वहीं कमाता है, वहीं खर्च करता है, वो कहाँ बन जाता है? वहां का रेजिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सिटीजन की या सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप 2 ही कंडीशन के अंदर आपको मिलती है। पहली कंडीशन कि आपका उस कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? बर्थ होना चाहिए, मतलब आपकी जन्म उस कंट्री के अंदर होना चाहिए। दूसरा बाय सम लीगल प्रोविजन, कुछ लीगल प्रोविजन मतलब वहां का कोर्ट आपको अलाउ कर दे कि आप उस देश के क्या बन जाओ? सिटीजन बन जाओ। अब सर क्या एक साथ हम 2 देश के रेजिडेंट बन सकते हैं? 2 देश के आप रेजिडेंट नहीं बन सकते, लेकिन 2 देश के आप सिटीजन बन सकते हो। डुअल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अक्षय कुमार, जो हमारा अक्षय कुमार है वो 2 देश का सिटीजन है। सर वो रहते तो इंडिया में है ज्यादातर, तो बेटा अगर वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रहते हैं तो वो इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। लेकिन उनके पास जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो 2 देश की है, एक है कनाडा और एक है इंडिया। तो जो हमारा अक्षय कुमार है वो क्या है? सिटीजन है इंडिया का भी और कनाडा का भी। लेकिन सर अब पता करना हो रेजिडेंट किस देश का है, तो हम देखेंगे कि वो 1 साल से कहां रह रहे हैं। जिस देश के अंदर वो 1 साल से ज्यादा रहेंगे उस देश के वो क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरे तरीके से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं फैक्टर इनकम की और ट्रांसफर इनकम की। यदि हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की, तो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा कमाई जाती है, और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के द्वारा कमाई जाती है विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, मतलब बिना मेहनत के जो इनकम उनने क्या करिए बेटा? अर्न करिए। आगे अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं, इट रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज in the process of production. It is received by factors of production. किसको मिलती है? factors of production को। बेसिकली हमारे पास 4 factors of production होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, उनकी सेवाएं यूज करने के बदले इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन।
इट इज अ अर्निंग कंसेप्ट। बेटा ये क्या है, अर्निंग कंसेप्ट है। अर्निंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, या मेहनत करके पैसा क्या किया जाता है, कमाया जाता है। इट इज अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये किसके द्वारा अर्न की जाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की जाती है। जहां पर लैंड के बदले रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब अगर हम ट्रांसफर इनकम की बात करें तो इट रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, मतलब बिना मेहनत के जो इनकम हमको रिटर्न में मिली है वो क्या कहलाती है, ट्रांसफर इनकम। इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सिर्फ आपको मिल रही है, इसके बदले में आप कोई भी फैक्टर सर्विस या प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। इट इज जनरली अर्न बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, ये कौन अर्न करता है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।